कि तुम्हारी हुड़की से नहीं डरते हैं, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। तो योगी जी को बता दें आप। लेकिन अगर न्याय नहीं हुआ तो योगी जी और भाजपा के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। 2022-2024 पिछड़े दलितों को जो सरकार जाएगी भूल, 2022 और 24 में नहीं खिलेगा उसका कमल का फूल। लेकिन आप पिछड़ी जाति के और दलित जाति के नेताओं को का जो आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, केशव जी को स्टूल दिया, स्वतंत्र देव को कुर्सी दी, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इन दोनों को हटा के हम चुनाव जीत लेंगे। उत्तर प्रदेश दलित और पिछड़ों से चलता है, योगी बाबा से नहीं चलता है। चुनाव आने दिए, ये दलित पिछड़े युवा जिन्होंने आपको जिताया था, आने वाले समय में आपको अगर यहाँ ना हटा के रख दें तो कहिएगा। लेकिन जब, क्योंकि बाबा भी बाबा है, वो मोदी होंगे तो बाबा भी उत्तर प्रदेश का बाबा है, वो मोदी से भी नहीं डरता है। जब उसने अपनी चेतना जताई कि पैसा मेरा और नाम तुम्हारा नहीं चलेगा, तब से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब योगी मोदी दो के लगते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है खुला विरोध करना, एक होता है बंद विरोध करना। अगर हम लोगों को शिक्षक बना देंगे तो हम लोग खुला विरोध नहीं कर पाएंगे। तो सरकार अन्य लोगों को, हमारी जाति से, मैं कुर्मी समाज से आता हूँ, तो हमारे पूरे कुर्मी समाज को ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ हम लोगों के साथ अन्याय किया। अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं तो मैं अपने पूरे कुर्मी समाज को बताऊँगा जाके कि OBC SC की जितनी जातियाँ हैं उनके साथ अन्याय किया गया, आरक्षण का घोटाला किया गया है। तो फ़र्क सिर्फ ये होगा, अगर हम लोगों को न्याय दे देते हैं तो खुला विरोध उनको सहना नहीं पड़ेगा। खुले विरोध में जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जबकि जब आदमी शांत होकर, हम शिक्षक भी बन जाएंगे, अगर हमें लगेगा कि हाँ इस सरकार में न्याय हो सकता था, हुआ, अली सरकार में नहीं, जो भी हमारे अपने मुद्दे होंगे उस पर हम अपना वोट बैंक करेंगे, गुप्त वोट करेंगे या गुप्त हम लोग खिलाफत करेंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं हुआ तो योगी जी और भाजपा के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। 2022-2024 पिछड़े दलितों को जो सरकार जाएगी भूल, 2022 और 24 में नहीं खिलेगा उसका कमल का फूल। एक चीज़ और है कि जो 5 साल का रिकॉर्ड है पीछे वाला इनका, उसको देखते हुए क्या लगता है कि इनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें इनके 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में ये 1 या 2 नंबर देने लायक है, इससे ज़्यादा नंबर देने लायक नहीं। अच्छा, जैसे प्रियंका गांधी मैदान में है, उनका जैसे आप देखेंगे तो उनको कितने नंबर देंगे? प्रियंका जी आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे अजय कुमार लल्लू जी हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। उनके संघर्ष के बल पे कांग्रेस का संगठन आज जो बिल्कुल नगण्य हो गया था, मृत अवस्था में हो गया था, वो जिंदा हो गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। ये स्थिति कांग्रेस की नहीं थी उस समय। लेकिन हाँ, आज प्रियंका जी संघर्ष कर रही हैं, आने वाले समय में संघर्ष करती रहेंगी। लेकिन अभी टक्कर केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में, अगर ये OBC SC के साथ निजीकरण, महंगाई, तमाम मुद्दे ऐसे हैं, अगर इन पे कंट्रोल नहीं करती है तो आप ये मानिए कि आप चुनाव में नहीं जीत पाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा सर, ये लगता है कि क्या इतनी चीज़ें करने के बाद, निजीकरण करने के बाद, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी लोगों के अंदर जो वो अंधभक्ति वाला चीज़ें हैं वो हट पाएंगी कि नहीं हट पाएंगी? चीज़ों को देखना शुरू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति, क्योंकि भारत में आदमी केवल अपनी समस्याओं के लिए उसको देखते हुए वोट करता है, अपने स्वार्थ के लिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर मैं ठेकेदार होता तो मुझे देखता कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे ठेके मिल रहे हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता, मुझे समाजवादी पार्टी में ठेके मिल रहे तो मैं उसको सपोर्ट करता। तो भारत में सारे लोग स्वार्थी लोग हैं, इसी का नेता फ़ायदा उठाते हैं। तो जिनका जिस पार्टी में भला हो रहा होगा वो उसमें काम करेंगे। आप टिम्बर एसोसिएशन को देखिए, भाजपा ने उनका पूरा व्यापार ठप कर दिया है, तो पूरी टिम्बर एसोसिएशन जो है वो समाजवादी के लिए सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कह दिया है कि सर हमारा पूरा व्यापार इन्होंने नष्ट कर दिया है, आप से निवेदन है कि आप अगर हमारा सही कराएंगे, हम लोगों के व्यापार में जो कानूनी अड़चनें आ रही हैं वो सही करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अखिलेश जी ने उन्होंने सहमति दी है कि नहीं, हमारी सरकार आएगी, हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हर व्यक्ति का अपना व्यवसाय है, जो व्यवसाय करता है, जिसका घर पानी चलता है, रोजी रोटी चलती है। हमारी रोजी रोटी शिक्षक बरादरी से, हमारा जो है जो नौकरी है उससे हमारी रोजी रोटी चलेगी, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, पार्टी की बात छोड़िए सर, जैसे व्यक्तिगत रूप में हम देखें, मतलब एक समाज के तौर पे देखें कि इनका जो रिपोर्ट कार्ड रहा उन्होंने बता दिया, अखिलेश जी का जो रिपोर्ट कार्ड रहा, उन्होंने सरकार रही, शासन काल चलाया, 5 साल से चलाया, उनमें कैसा क्या लगा आपको? उनको 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अगर हम व्यक्तिगत अखिलेश जी की बात करें, अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था। 2017 के चुनाव में अखिलेश जी से कोई व्यक्ति नाराज़ नहीं था। लेकिन जो उनके नेताओं ने ज़मीनी स्तर पे
उनके समाज के लोगों ने ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ शोषण किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, तो उसको देखते हुए लोगों ने अपने जो पर्सनल मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे थे, उन पे वोट नहीं दिया। और मोदी जी की लहर थी, लोगों को लगा था कि भारतीय जनता पार्टी, पहले कहा जाता था ये सवर्णों की पार्टी है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के हाथ में आया और उत्तर प्रदेश में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के हाथ में आया, तो हम लोगों को लगा कि अब ओबीसी के हाथ में नेतृत्व आ गया है, तो अब ओबीसी एससी के साथ अन्याय नहीं होगा। और हमेशा लगता है क्योंकि जो जिसके हाथ में नेतृत्व आता है तो पार्टी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। आज अखिलेश जी के हाथ में नेतृत्व तो अखिलेश जी के अकॉर्डिंग चलेगी, पहले माननीय बाबू जी के नेतृत्व में था मुलायम सिंह जी के, तो उनके अकॉर्डिंग पार्टी चलती थी। और हर परिवार हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है। तो हम लोगों को लगाता है भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसको देखते हुए जनता को भी लगा था कि हाँ, समाजवादी पार्टी में कुछ समस्याएं रहीं, जो सत्ता में सरकार होती है उसका विरोध रहता ही है, वो काम करेगी तो एक पक्ष को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, तो नुकसान वाला जाएगा दूसरे के पक्ष में। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। लेकिन अब समझ में आ गया है लोगों को, नहीं, अखिलेश व्यक्तिगत रूप से ठीक व्यक्ति हैं। उन्होंने 108, 102, 100 डायल, आपके गोमती रिवर फ्रंट हो गया, लखनऊ में कान्हा स्टेडियम हो गया, और तमाम हॉस्पिटल अच्छे अच्छे बनवाए उन्होंने, गेम कराए थे, ठीक है, तमाम उन्होंने काम किए। उनके कामों को गिनाना संभव नहीं है, तो उनसे लोग खुश थे, उन्होंने काम किया था। उनका नारा भी यही था, ठीक है, कि विकासवाद से हम चुनाव जीतेंगे, विकास से हम चुनाव लड़े हैं और हमने जो विकास कार्य किए हैं, काम बोलेगा, काम बोलता है। लेकिन कुछ चीज़ें रहीं, लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन इस बार लोगों को समझ में आ गया है। आप लखनऊ को उठा के देखिए, लखनऊ अखिलेश जी ने 2017 में जैसा छोड़ा था, आज लखनऊ वैसा ही है। ना कोई नई कंपनी आई है, ना नया कोई पार्क बना है, ना ही नया कोई हॉस्पिटल बना है, ना ही कोई स्टेडियम बना है। सारी चीज़ें जैसा लखनऊ उन्होंने छोड़ा था वो वैसा ही रहे। तो लखनऊ में तो मुझे लगता है कि जितनी विधानसभाएं, सारी कोई विधानसभा जो भाजपा जीत पाए, सारी समाजवादी पार्टी जीतने की उम्मीद है। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं, जितने भी रिक्शे हैं उनके पीछे जो है एक योगी जी, मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है सोच ईमानदार, काम दमदार। एक लाइन बहुत फेमस करी जा रही है, चलाई जा रही है ना, और तभी चलाया जाता है कि मैं चौकीदार, ठीक है। तो क्या लगता है इन मैसेजों से समाज के अंदर कुछ होने वाला है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता चल गया है कि हम सर्वे में हार रहे हैं। चूँकि माननीय मोदी जी जो हैं वो गुजरात से आते हैं, और गुजरात जो है व्यापारियों का क्षेत्र है, और आप व्यापार को अगर देखेंगे तो कोई भी कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट से चलती है, तो उनको अपनी मार्केटिंग कैसे करना है वो उनको अच्छी तरह से आता है। वो आपको लक्ष्य की तरह फंसाएंगे, चाहे कितना भी अच्छा साबुन कोई एक सोना कंपनी बनाती हो, लेकिन वो लक्ष्य की तरह फंसाएंगे। सुबह न्यूज़पेपर खोलोगे तो लक्ष्य साबुन का प्रचार, टीवी खोलोगे लक्ष्य साबुन का प्रचार, मोबाइल देखोगे लक्ष्य साबुन का प्रचार, आप बाहर निकलोगे होर्डिंग लगी होगी लक्ष्य साबुन का प्रचार, तो आपको लगेगा लक्ष्य साबुन ही अच्छा है, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे ही मोदी जी कर रहे हैं, उन्हें मार्केटिंग करनी आती है, पूरी ब्रांडिंग करनी आती है, वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप देखिए, पहले 50 फोटो लगते थे अटल बिहारी वाजपेयी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, दीनदयाल जी का, आज कोई फोटो नहीं, केवल मोदी जी का फोटो आता है। योगी जी को अब करने लगे हैं, क्योंकि योगी जी ने भी थोड़ा भाजपा से असंतुष्टि जताई कि जो है हमारा फोटो नहीं आ रहा है। आप अभी पीछे जो वाराणसी में आप देखेंगे, गोरखपुर में देखेंगे, और काशी जो कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ था, उसमें आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें केवल मोदी जी का फोटो था, योगी जी का केवल नाम था। लेकिन जब, क्योंकि बाबा भी बाबा है, वो मोदी होंगे तो बाबा भी उत्तर प्रदेश का बाबा है, वो मोदी से भी नहीं डरता है। जब उसने अपनी चेतना जताई कि पैसा मेरा और नाम तुम्हारा नहीं चलेगा, तब से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब योगी मोदी दो के लगते हैं, लेकिन आप पिछड़ी जाति के और दलित जाति के नेताओं को का जो आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, केशव जी को स्टूल दिया, स्वतंत्र देव को कुर्सी दी, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इन दोनों को हटा के हम चुनाव जीत लेंगे। उत्तर प्रदेश दलित और पिछड़ों से चलता है, योगी बाबा से नहीं चलता है। चुनाव आने दिए, ये दलित पिछड़े युवा जिन्होंने आपको जिताया था, आने वाले समय में आपको अगर यहाँ ना हटा के रख दें तो कहिएगा। और इनको हम बता दें कि ये घुड़की देते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 4-5 महीने पहले इन्होंने कहा संपत्ति जब्त कराएंगे, हमने जेलें खाली करा रखी हैं। तो उनके लिए बता दें कि तुम्हारी हुड़की से हम नहीं डरते हैं, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। तो योगी जी को बता दें, आप कितना भी बुलडोजरों में तेल भरा हुआ रखा रहता हमेशा, ये भी याद रखिए। अरे हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, हमारे पास घर है ही नहीं, तो बुलडोजर चलाएंगे किस पे? हम लोगों के पास घर अगर होगा तभी तो बुलडोजर चलाएंगे ना। आपने तो लोगों को उस स्थिति में छोड़ा ही नहीं है।
कि हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। हमारे संपत्ति जब्त करने के नाम पे हमारे BTC बीएड की डिग्री है, आप उनको जब्त कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा जी आपके पास बहुत कुछ है। जब अभी एक और हथियार बाकी है, कौन सा? अभी आप लोग खतरे में आएंगे, अभी हिंदू खतरे में आएगा। फिर देखिए, ये हिंदू मुस्लिम अब जनता समझ चुकी है कि ये कितना भी अपना ग्राउंड बनाए कि ये चुनाव हम हिंदी मुस्लिम पे कराएंगे। संघ रोज़ादारी कराएगा, सबका साथ सबका विश्वास करेगा। मतलब ये चुनाव से पहले आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, चीन पाकिस्तान करते हैं, और जैसे ही चुनाव आज जीत जाते हैं उसके बाद सबका साथ सबका विकास करते हैं। ठीक, तो अब हिंदू समझ गया है कि केवल जब इनकी सरकारें खतरे में आती हैं तब हिंदू खतरे में आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो अब लोग समझ चुके हैं, आप इनकी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। ये कितना भी हिंदू मुस्लिम करें, कितना भी राम मंदिर बनवाएं, काशी बनवाएं, ये सब कुछ करते रहें। आप देखिए मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है और जितनी कंपनियां उनका निजीकरण हो रहा है। देश कहाँ जा रहा है, देश की विचारधारा कहाँ जा रही है, सरकारें क्या कर रही हैं? जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसका निजीकरण हो रहा है। तो आप ये समझिए, अब हम लोग इन सब चीज़ों में आने वाले हैं। हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं और ये दलित पिछड़े वो युवा नहीं रहे कि आप इनको, जो पहले शिक्षा का अधिकार हम लोगों के पास नहीं था तो हम लोग शिक्षा जानकारी नहीं होती थी तो हम लोग अंधभक्ति पे चलते थे। अब हम लोग सब कुछ जानते हैं, सरकारें बनाना भी जानते हैं, सरकारें गिराना भी जानते हैं। समय आने दीजिए, अब आदमी सीधे नहीं लड़ता है लेकिन जवाब जरूर देगा। एक गाना ही बनवा दिया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब वो राम को लाए हैं, वो सिखाएंगे कि राम को कौन लाया है। योगी जी सिखाएंगे राम को कौन लाया है। अरे अगर बात करें कि आपकी रामायण की बात करें तो भगवान श्री राम, ये लोग कहते हैं कण कण में भगवान में, भगवान जो चाहेगा वही होगा। अगर भगवान चाहेगा तो इनका मंदिर टूटा तब भगवान नहीं बचा पाया, और जब बनवाना था तो इन लोगों ने बनवाया, तो भगवान का अस्तित्व कहाँ रह गया है? मतलब कि भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनका मंदिर टूट गया अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो नहीं बचा पाए, बनवाने का नंबर था तो नहीं बना पाए। जब ये लोग बनाएंगे तो इसका मतलब ये भगवान हो गए। ठीक है, अगर ये भगवान नहीं मानते हैं मगर उनको भगवान मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, तो फिर वो जो करना चाहेंगे वो करेंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, बीजेपी में गुंडई है कि नहीं? बिल्कुल फुल गुंडई है। आप देखिए, कल हम लोगों के साथ में न्याय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि OBC SC के साथ जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको आप सही करिए। ठीक की गई, 17,000 का जियो आया, ये 17,000 सीटें आरक्षित वर्ग को दी जाएंगी। लेकिन दिनेश शर्मा जी ने कॉल की कि कैसे आप इन दलित पिछड़ों को 17,000 सीटें दे रहे हैं, इसको तुरंत ही चेंज करिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जनरल वाले लोग 22,000 टंकी पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? अरे उनकी गलत मांगे, हम लोगों की जायज़ मांगे, हमारे साथ घोटाला हुआ है। लेकिन दिनेश शर्मा जी की कॉल पे हम लोगों के साथ अन्याय किया गया, जो तुरंत ही 20-25 मिनट बाद हमारा जियो बदल दिया गया और फिर हमको 6,000 सीटें दे दी गई, 17,000 सीटें उन्होंने नई भर्ती के लिए कर दी। तो ये सरकारें बहुत जल्दी पलटने वाली हैं और ये दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी सरकारें हैं। अब हम लोगों को इन पर विश्वास नहीं रह गया। मुख्यमंत्री जी, हाँ, उन पे लगता है कि हो सकता है कि उनके मन में ये विचारधारा ना हो, लेकिन जो अंदर बैठे हुए हमारे नेता हैं एक विशेष वर्ग के, वो उनके अंदर ये भावना है कि ये दलित पिछड़े ही रहें, ये नौकरी ना पाएं। इनके अंदर ये लगता है इनको कि दलित पिछड़े नौकरी पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, समाज को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो भविष्य का निर्माता होता है। हम लोगों ने भी ये तय कर लिया था, अगर हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, हम लोग विद्यालय में होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे से, उनको संविधान की व्यवस्था बताएंगे कि बाबा साहब ने संविधान दिया उसमें हमारे क्या हक हैं, कैसे हमें करना है, ताकि आने वाले समय में ये जो संघर्षशील लोग ख़त्म होते जा रहे हैं तो हम लोग संघर्षशील लोग पैदा करते हैं, ताकि ये सरकारें, क्योंकि कोई भी सरकार अब देखा जाए तो ठीक नहीं रहती है, सबकी अपनी अपनी हर क्षेत्र में अलग अलग विचारधारा होती है। तो हम लोगों का नई संघर्षशील लोग तैयार करेंगे। लेकिन बाबा ने और इन्होंने मिलके जो है हम लोगों के साथ में अन्याय किया है। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा ये इको गार्डन खाली नहीं होगा, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, अनवर रूप से धरना। 190 दिन हो गया है, अब कितने दिन होगा? 190 दिन हो गए हैं, 290 हो जाए, 390 हो जाए, लोग लगातार लगे रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। इस सरकार से न्याय मांग रहे हैं, अगर ये नहीं करती है तो अगली सरकार के हम लोग सरकार बदलेंगे, क्योंकि देश में सारी व्यवस्थाएं सरकारों पे ही चलती हैं।
ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि राजनीति हम लोग, भाई बिना राजनीति के देश चलाना संभव है ही नहीं। राजनीति ही देश का भविष्य तय करती है। हम लोगों का भविष्य भी राजनीतिक लोगों के ऊपर ही निर्भर है, तो हम क्यों ना राजनीति करें। हमारी अगर मांगे पूरे नहीं होती हैं तो हम बिल्कुल हर तरह से विपक्षी दल जो भी होगा, जो चुनाव जीत रहा होगा, उसकी पूरी मदद करेंगे और उनको लेके आएंगे, उनसे कहेंगे कि हमें न्याय मिलिए। अगर वो लोग हमारे साथ न्याय नहीं करते तो उनसे भी हम लड़ेंगे, उनको भी हटाएंगे, तीसरा लाएंगे। लेकिन हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकारों को ये लगता है कि मतलब सब बढ़िया चल रहा है।